रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेता हूं। तो जब भी आप कंपेटेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर डेटाबेस सोर्स की कंपेटेबिलिटी मैंने चेक किया कि इसकी सोर्स की कंपेटेबिलिटी लेबल, अगर मैं बात करता हूं कि इसकी अगर 2000 एज्यूम करते हैं कि 16 है, 113.0, तो जब भी टारगेट पे आप रीस्टोर करेंगे तो कंपेटेबिलिटी आपका 2016 का ही होना चाहिए। ओके। अगर कुछ भी, अगर सपोज कीजिए चेंज होता है, मैं करता हूं कि लेटेस्ट हम कर देते हैं, हमारा 2022 है तो लेटेस्ट कर देंगे। तो हो सकता है कुछ ऐसे फीचर जो इंप्लीमेंटेड है डॉट नेट से, डॉट नेट फ्रेमवर्क से, तो हो सकता है वो कंपेटेबल ना हो। तो उसके लिए आपको मल्टीपल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मेन आपको माइंड में फोकस ये करना है कि जो कुछ भी आप माइग्रेट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप डेटाबेस को लेके जाते हैं, तो सेम कंपेटेबिलिटी पहले फेज में करेंगे। नेक्स्ट फेज में, जो भी इंप्रूवमेंट फेज में, आप कंपेटेबिलिटी लेटेस्ट वाला करेंगे, जिसे न्यू प्रॉपर्टी जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है आप स्टार्ट करेंगे यूजिंग बेसिकली। तो ये आपका पॉइंट हो गया कंपेटेबिलिटी वाला, जो देखिए चेंज कंपेटेबिलिटी लेबल। और उसको चेंज करने के लिए आपका एक स्टोर प्रोसीजर होता है, जिस डेटाबेस को आप यहाँ पे चूज करेंगे, और जो भी कंपेटेबिलिटी, जैसे 2016 का अगर करना है, 20 का करना है, जैसे आपने जैसे कि 130 किया, 140 किया, 160 किया, तो ऑन बेसिस ऑफ वट एवर रिक्वायर्ड इन टू द टारगेट, सो बेसिकली यू हैव टू चेंज योर कंपेटेबिलिटी लेवल। यहाँ डेटाबेस का नेम चेंज करेंगे और कंपेटेबिलिटी चेंज हो जाएगा। ओके। और आई थिंक जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें कंपेटेबिलिटी भी कैप्चर किया था, आप देखे होंगे। ये देखिए 160 है, ये 2022 का कंपेटेबिलिटी है। वहां जाने के बाद अगर 2014 का अगर हो जाता है तो आपको कंपेटेबिलिटी मैच करना है बेसिकली। यानी कि आपका मेन गोल है कि जो आपने रिपोर्ट निकाला था सोर्स से, वो टारगेट से मैच करने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरफान यूजर को हमने बताया कि ओरफन यूजर कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस कमांड से आपको पता लग जाएगा कि कितने ओरफन यूजर है आपके टारगेट पे, और उस कमांड इस कमांड को चलाएंगे तो रिपोर्ट में पता लग जाएगा। और अगर कोई ओरफन यूजर है तो उस ओरफन यूजर को आप फिक्स कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी कोई ओरफन यूजर नहीं है। आपको देखने के लिए मैं ये काम करता हूँ, ये कौन सी डेटाबेस है सर बेसिकली। कंपैटिबिलिटी में हम जो ये हम उसको क्या नाम है, जैसे 2017 का है सर्वर, तो उसको हम 2022 में ही कर सकते हैं ना, उसको डाउनग्रेड तो नहीं कर सकते? देखिए डाउनग्रेड आप नहीं करेंगे, लेकिन सेम मैच तो कर सकते हैं डाउनग्रेड। हाँ और एक सेम और भी, मैच तो कर सकते हाँ, तो सेम मैच कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि आपका वर्जन आपका 2016 है और उसमें आपका 2022 दिखाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, उसमें लेटेस्ट जो करंट वर्जन है वहीं तक दिखाएगा। ओके। अब ऐसा नहीं पता लगता है कि 2000 का आपने फीचर यूज कर लिया 2022 का, और उसका बोल रहे हैं कि 2008 हैं। के वर्जन पे डाउनग्रेड कर दो, तो वो नहीं होगा। बेसिकली वो इसलिए नहीं होगा कि आपने जो 2022 को आपने जो फीचर यूज किया तो वो तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता है 2008 में। ओके। तो आपको मैच करना है, जो भी सोर्स से लिया था वही टारगेट में मैच करना है। लेकिन मेनली क्या होता है कि जब भी आप माइग्रेट करते हैं तो कंपनी मान लीजिए शुरू में 2012 यूज कर रही थी, अभी 2022 आया, तो माइग्रेट करने का टारगेट क्या होता है? दो टारगेट होता है। एक टारगेट होता है कि हो सकता है आप सिक्योरिटी इन्हांस कर रहे हैं, और हो सकता है कि 2022 के जो नया फीचर है उसको यूज करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, डेटाबेस में। तो सर जब भी, हाँ बताइए। सर जैसे कि 2012 या 2016 जो भी है, अगर हम उसको 22 पे माइग्रेट करते हैं, हम्म। तो उसके प्रॉपर्टीज में वहाँ पे वो नीचे लिख करके आता है कि ये मतलब अगर हम उसका वर्जन चेक करेंगे तो बताता है कि वो 2016 का है कि 12 का है। और उसके बाद में जैसे उसका जो स्पीड होता है और जो भी चीज़ें उसमें 22 के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए फीचर्स, हम्म। उसमें चलता तो है लेकिन स्लो चलता है, कुछ चीज़ें सपोर्ट भी नहीं करती हैं अगर आप विदाउट लाइसेंस या इनहेंस की उसको यूज़ करें नहीं, तो। देखिए एक और भी बात, जितने भी आपके नए वर्जन आते हैं उसमें हो सकता है कि ड्रॉबैक हो। मैं अगर 2014 की बात करूं, तो 2014 में क्या हुआ, रिलेशनल इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था और उसमें बहुत बग था। तो उस समय अगर आप 2012 से 14 में आए होंगे तो आपको दिक्कत हुआ होगा। लेकिन 2016 में जो बग आए थे वो फिक्स हो गए।
तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। वही डेटाबेस आप एक काम कीजिए, एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्जांपल के लिए 2008 का डेटाबेस है, और उसी डेटाबेस को आप रिस्टोर कर दिए 2022 में, और उसके बाद उसका कंपेटेबिलिटी चेंज कर दीजिए। ठीक है। तो कंपेटेबिलिटी जब भी चेंज करेंगे तो आपको 2008 के कंपैरेटिवली 2022 में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। आप जो कह रहे हैं ये इशू आया था 2014 में आया था, 2017 में आया था, लेकिन 16 में स्टेबल हो गया था बेसिकली। तो कुछ फीचर के लिए अगर मान लीजिए कि कोई पुराना फीचर है, यूज हो रहा था आपका 2008 में, 2000 उसके 22 में रिप्लेसमेंट आया है, तो अपग्रेड करके आया है, तो उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये कभी कभी होता है, ये 100% मतलब कि आपका फ्रीक्वेंट नहीं होता है ये वाला इशू। और जितने भी कंपनी क्या करती है, अगर कोई मान लीजिए कोई सामान हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और सेम ही प्रोडक्ट बार बार लेके आ रहे हैं, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके ला रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ नया फीचर एड ऑन करके ला रहे हो, और जो नया फीचर लेके आए हो सकता है को मतलब कि ऑप्टिमल नहीं है। तो नेक्स्ट फेज में आप सुने होंगे कि जैसे सर्विस पैक आता है, कम्युलेटिव अपडेट आता है, हॉट फिक्स आता है, उसमें उसको फिक्स किया जाता है बेसिकली। तो आप एक मतलब कि डेवलपमेंट वर्जन पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका ठीक है। ओके। यस सर। ओके। तो orphan यूजर को आपको पता लग गया कि बेसिकली कि हमारा orphan यूजर, मैं इसको किसी और डेटाबेस में रन करता हूँ। तो orphan यूजर हमने आई थिंक फिक्स कर लिया था, रिपोर्ट भी कर लिया था, जो आपको डेमो भी क्रिएट करके मैंने दिखाया था कि फाइनली orphan यूजर कैसे फिक्स करेंगे। इसमें तो कोई orphan का चांस नहीं है। इसमें देखते हैं कि क्या यूजर है क्या कुछ। हाँ, इसमें बहुत से यूजर है। इसका आप टेस्ट करते हैं कि orphan यूजर है कि नहीं। ओके। नहीं है। तो ये काम करते हैं, जो ये आस टेस्ट ऑनर है, उसको मैं ये काम करता हूँ, इस लॉगिन से मैं इसको रिमूव करता हूँ। टेस्ट रीडर लॉगिन डिलीट कर दिया। इसकी मैचिंग इट मींस कि जो भी मैप है ऑनर को डिलीट कर दिया, यानी जो भी आपके यूजर से एसोसिएटेड लॉगिन था अब यहाँ पे ओवरफोन की लिस्टिंग हो जाएगी। ये दो यूजर आपका ओवरफोन हो गया। बेसिकली यूजर है, परमिशन है। अगर आप इसकी जाके परमिशन देखेंगे डेमो डेटाबेस पे, तो आपको पता लगेगा कि ये यूजर है और उसकी परमिशन भी इंटैक्ट है। जैसे इसकी ऑर्डर को ऑनर को देखते हैं तो डीबी ऑनर परमिशन होगा आई थिंक। यहाँ पे देखिए, मेंबरशिप में देखिए ऑनर है, इसको राइट्स है, बट इसका लॉगिन ही नहीं है, तो किसी लॉगिन से मैप करना है। तो ये वाला कमांड आप लोग स्टार्ट कीजिएगा यूज करना, ये नीचे वाला कमांड नहीं यूज कीजिएगा। अल्टर यूजर जो भी आपको लॉगिन से मैप करना है। तो बेसिकली मैंने एक लॉगिन यहाँ पे गया और एक लॉगिन क्रिएट किया, और हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं USR1 करता हूँ। नहीं, लॉगिन बेसिकली लॉगिन 01, और इसके साथ इसकी मैपिंग कर देता हूं मैं। तो आप डायरेक्ट यहां से भी मैपिंग कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी मैपिंग कर सकते हैं बेसिकली। मैंने लॉगिन क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया कि इसको लॉगिन मैच करना है मुझे इससे। तो फाइनली क्या होगा कि इस लॉगिन से आप लॉगिन करेंगे तो ये वाला परमिशन आपको डिराइव हो जाएगा डीबी ओनर ऑफ। और यहाँ पे अब रिपोर्ट चेक करेंगे तो ओनली वन लॉगिन इज अ यूजर इज अ पार्ट ऑफ orphan। ठीक है। तो ये हमने कर लिया था, हमें लग रहा है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक और मैंने कहा था कि चेक डीबी कमांड चलाना बहुत जरूरी है विथ ऑल मैसेज एरर मैसेज। तो जो कुछ भी आपने डेटाबेस मान लीजिए 100 डेटाबेस को रीस्टोर किया एक दूसरे सर्वर पे, तो आपको इसको चेक ये करना है कि जो आपने डेटाबेस रीस्टोर किया है क्या उसमें कोई एरर है, करप्टेड पेज है, या हो सकता है कि इंडेक्स पेज करप्टेड है, डेटा पेज करप्टेड है, कंसिस्टेंसी करेक्ट है कि नहीं। डीबीसीसी होता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी चेकर, डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेकर कमांड होता है। सीसी फॉर कंसिस्टेंसी चेकर, और डीबी फॉर डेटाबेस। तो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी चेक करता है कि सब कुछ कंसिस्टेंट है कि नहीं।
तो उसके लिए ये कमांड होता है आपका डीवीसीसी चेक डीबी। तो एक कमांड आप सारे डेटाबेस जो जो रिफ्रेश करेंगे टारगेट पे, प्रोडक्शन पे, नया वाले प्रोडक्शन पे, इसको चला के देखना है कि कोई एरर आ रहा है क्या। तो यहाँ आपको एरर रेड कलर में आ जाएगा बेसिकली, आप चेक करेंगे तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं नोटपैड में जा रहा हूँ, और नोटपैड में भी आप इसको जाके चेक कर सकते हैं कि कोई क्या एरर है। तो बेसिकली आप एरर को फिक्स करना मैंडेटरी है। ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, चेक डीबी फाउंड जीरो एलोकेशन एरर एंड जीरो कंसिस्टेंसी एरर। ओके, यू आर गुड विद दिस। तो यानी कि आपका चेक डीबी चला और उसमें जीरो आपका एलोकेशन एरर आया, जीरो कंसिस्टेंसी एरर आया। ठीक है। इट मींस कि जो डेटाबेस आपने यहाँ पे रीस्टोर किया है वो पूरी कंसिस्टेंट है, उसमें कोई इशू नहीं है। नाउ यू कैन हैंड ओवर योर डेटाबेस टू योर, यू कैन से टीम, एप्लीकेशन टीम। अब आगे हम बात करते हैं कि डेटाबेस आपने चेक किया कि एवरीथिंग फाइन हो गया, एट स्टेप चेक डीबी कंप्लीट हो गया। आगे अब बात करेंगे कि इंडेक्स जाके चेक करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन चेक करने के लिए हमने एक कमांड आपको शुरू में डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट dm अंडरस्कोर db अंडरस्कोर फिजिकल इंडेक्स फिजिकल स्टेट। और बेसिकली इसके अंदर आपको पास करना है, जो मैं आपको दिखा दूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेसिकली कोई भी कमांड। डीबी वाला जितना होता है इंडेक्स रिलेटेड कमांड होता है, डीएमबी जो होता है डायनामिक मैनेजमेंट व्यू। इसके अंदर क्या चाहिए मुझे भी याद नहीं है, तो आपको क्या यहाँ देखिए पहले कह रहा है डेटाबेस आईडी, किस डेटाबेस का चाहिए। तो मैं डेटाबेस की आईडी कैसे निकालते हैं, डीवी अंडरस्कोर आईडी एक फंक्शन होता है, और उसमें डेटाबेस का नाम दे देंगे डेमो डीबी। तो एक स्पेसिफिक डेटाबेस का आप फ्रेगमेंटेशन निकाल सकते हैं। अगर पूरे सर्वर का चाहिए तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल नल पास कर दीजिए। तो जितने भी पैरामीटर है आप नल पास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने नल आपको पास करना है। डेटाबेस नंबर मैंने नल पास किया, ऑब्जेक्ट नंबर मैंने नल पास किया, इंडेक्स आईडी मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स का नहीं चाहिए भी पास किया, पार्टीशन का भी नहीं चाहिए, किस पार्टीशन को मुझे चेक करना है, और कौन सा मोड है, ये सारे कुछ मैंने यहाँ पे नल कर दिया। ये सारे डेटाबेस का फ्रेगमेंटेशन बताएगा। तो यहाँ पे एक कॉलम होता है एवरेज फ्रेगमेंटेशन, एवीजी, परसेंटेज फ्रेगमेंटेशन बेसिकली। तो इसे पता लग जाएगा कि क्या आपके डेटाबेस में क्या क्या फ्रेगमेंटेशन है। आपका 0%, मैंने इसको ऑर्डर बाई डिसेंडिंग कर देता हूं जिसे फ्रेगमेंटेशन पता लग जाएगा। ऑर्डर बाई वन डिसेंडिंग मतलब फर्स्ट कॉलम। ये क्या हुआ, ओके कैंसिल। मैं इसको चलाता हूं, और ये ओपन स्टेट में नहीं है, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा बेसिकली। मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लिख देता हूँ डेमो का ही, ताकि अभी आपको डेमो का कि वो डेटाबेस आपका रीस्टोरिंग स्टेट में है, इसलिए आपको इशू आ रहा, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं एक डेटाबेस को देखता हूँ डेमो डीबी, या डेमो डीबी से बेटर होगा कि आपकी एक एडवेंचर वर्क है उसके लिए चला सकते हैं। इसमें तो कुछ टेबल होगा, क्या है पता नहीं। हाँ देखिए, अब इस डेटाबेस पे देखिए कोई फ्रेगमेंटेशन आपका सारा 0% है। ओके। तो इससे बेटर है कि मैं अगर डेटाबेस अगर चेक करूं, तो ये वाला डेटाबेस पे हो सकता है कुछ फ्रेगमेंटेशन हो, ये बड़ा सा डेटाबेस है डेमो वाला। तो मैं इसको बंद करता हूं, और यहाँ पे आप इस डेटाबेस की स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन आप चेक कर सकते हैं कि कितना फ्रेगमेंटेशन लेवल है बेसिकली। तो इसको रन कीजिए, आपको पता लग जाएगा फ्रेगमेंटेशन क्या है। देखिए 50% फ्रेगमेंटेशन है। ये ऑब्जेक्ट का नेम है, मतलब टेबल का नेम है, ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ये ऑब्जेक्ट नेम को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट नेम एक फंक्शन है बेसिकली, उसमें ऑब्जेक्ट आईडी आप पास करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट का डिटेल बेसिकली लिस्ट आउट हो जाएगा। तो इसे आप पता लगा रहे हैं कि इस टेबल पे इतना फ्रेगमेंटेशन है, और इस फ्रेगमेंटेशन को फिक्स करना है बेसिकली। तो मैं ये काम कर चलाता हूं जिसे को रिलेट करूं, और आपको ऑब्जेक्ट नेम जैसे कि ये इंडेक्स का नेम आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा है, ओके, ये डिफॉल्ट कोई है, ये डिफॉल्ट बेसिकली बना हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे, इस डेटाबेस बाय डी 5।
नॉन क्लस्टर इंडेक्स उसकी फ्रेगमेंटेशन 50% है बेसिकली। तो आप ये देखेंगे और उस हिसाब से इसकी फ्रेगमेंटेशन आप फिक्स करेंगे बेसिकली। ओहो, बेसिकली क्या हुआ कि आपने तो यूज नहीं किया डेटाबेस को, उसका नाम करेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ यूज कीजिए एडवेंचर वर्क डेटाबेस, जो आपने वहां पे सेलेक्ट किया है। इसको गो कीजिए, सारे ऑब्जेक्ट का नेम आपको करेक्ट मिलेगा। यहाँ देखिए, अब इसका कह रहा है 50% है। टेबल का नाम, ऑब्जेक्ट नाम प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, मीट कराता हूँ कि ये सही है कि नहीं। एडवेंचर वर्क डेटाबेस में जाएंगे, फिल्टर करेंगे वो डेटाबेस टेबल को। उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट का इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन आपका 50% होगा। इसको यहाँ पे करेंगे रिबिल्ड पे, तो फ्रेगमेंटेशन आपको दिख जाएगा 50% है। तो ये जो भी फ्रेगमेंटेशन है आपको फिक्स करना है, उसके फिक्स करने के लिए भी कमांड हमने यहाँ पे किया है कि आपको अल्टर के सारे इंडेक्स को करना है, सारे ऑब्जेक्ट इंडेक्स को करना है उस टेबल का प्रोडक्ट का। तो सिंपल इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके जिस डेटाबेस के लिए आपको चलाना है उस डेटाबेस पे आप जाएंगे। जैसे सेम डेटाबेस हम यूज यहाँ हटा देते हैं कि डेमो का नहीं है। और टेबल का नाम है आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट टेबल का ये प्रोडक्शन स्कीमा के अंदर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ड्रैग एंड ड्रॉप किए, और ये आपके रिबिल्ड करके उसकी प्रोडक्ट आपका फिक्स करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आपका री बिल्ड करेंगे या रीऑर्गेनाइज करेंगे। अब ये दोनों में एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है एज ए डीबीए, कि मैं कहूंगा कि मेरे टेबल में किस केस में रीबिल्ड करूंगा और किस केस में रीऑर्गेनाइज करूंगा। तो कोई आंसर बताएगा कि किस केस में किसी इंडेक्स को रिबिल्ड करने के लिए जाना चाहिए और किस केस में रीऑर्गेनाइज के लिए जाना चाहिए। कोई हाईलाइट करके बताएगा, किसी को आइडिया है? आंसू, आइडिया है किस केस में रिबिल्ड करना चाहिए इंडेक्स को और किस केस में रीऑर्गेनाइज करना चाहिए? ये रिबिल्ड वाला कमांड, और सेम थिंग यू कैन गो फॉर दी रीऑर्गेनाइज। सर अगर फ्रेगमेंटेशन कम है तो उसको रिबिल्ड कर दो, और अगर ज्यादा है तो उसको रिऑर्गेनाइज कर दो सब। तो एकदम अपोजिट आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अच्छा मैं बात अच्छा। करता हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर लाता हूं मैं। एकदम सिंपल आपको इसी को फॉलो करना है। अगर फ्रेगमेंटेशन, यहाँ इफ फ्रेगमेंटेशन लेस देन इक्वल टू 30%, तो इसको करना है। फिर इसको मैंने किया इफ फ्रेगमेंटेशन इज ग्रेटर देन 30%, हमें क्या करना है? रिबिल्ड। क्लियर? क्लियर हुआ अभी? यस सर। तो फ्रेगमेंटेशन अगर 30% से लेस देन इक्वल टू 30% है तो आपको रीऑर्गेनाइज करना है, और ग्रेटर देन है तो आपको रिबिल्ड करना है। और फिर आपके पास अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइज क्यों करना चाहिए, रिबिल्ड ही ना करें। बेसिकली रिबिल्ड करते हैं तो क्या डिफरेंस है? रिबिल्ड में पूरे इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आपका जैसे इंडेक्स ऑल किया है ना, तो रिबिल्ड में पूरे इंडेक्स ड्रॉप होता है और रिक्रिएट होता है। ओके। रीऑर्गेनाइज में इंडेक्स ड्रॉप नहीं होता है, जो पेज इधर उधर स्केटर्ड है उस पेज का एडजस्टमेंट होता है। ओके। तो इसको कम टाइम लगता है। एक और बात, जब भी आप इंडेक्स को रिबिल्ड करते हैं तो पूरी टेबल लॉक होती है, यहां पे लॉक नहीं होती है। ओके। ये ऑफलाइन ऑपरेशन है, अगर मैं इसको यूज करूं तो ऑफलाइन होगा सब कुछ, ये टेबल। और ये होगा ऑफलाइन नहीं रहेगा, ये ऑनलाइन रहेगा। आई थिंक इतना बता देंगे बहुत सफिशियंट है आपको इंटरव्यू के लिए। क्लियर? यानी कि जब यस भी सर। रीऑर्गेनाइज करेंगे तो टेबल एक्सेसिबल होगा, ये करेंगे तो टेबल एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और, इंडेक्स हम कितने बना सकते हैं टेबल में? एक टेबल में कितने मैक्सिमम इंडेक्स बन सकता है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है बेसिकली। एक टेबल में मैक्सिमम आप एक क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं। ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स यू कैन क्रिएट, ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स। सर नॉन क्लस्टर भी तो बन सकता है ना? हाँ, क्लस्टर इंडेक्स आई एम सेइंग।
ओके। और यहाँ क्लस्टर पे तो सर एक ही नाइन बनेगा नाइन नाइन प्राइमरी की पे बस। हाँ, और यहाँ पे 99 नॉन क्लस्टर इंडेक्स। यानी टोटल अगर इंडेक्स की बात करूं तो 1000 इंडेक्स यू कैन क्रिएट इन अ सिंगल टेबल। टेबल, कोई दिक्कत? ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है बेसिकली। जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें इंटरव्यू इसलिए कवर करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो आगे इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाए तो। क्लियर है? ये वाला दो इंटरव्यू का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। माइग्रेशन तो आपको 20% पूरे इंटरव्यू का पार्ट है। अगर किसी को माइग्रेशन आप बताते हैं, आप समझिए कि आपका 20% आपका हो गया सिलेक्शन का पॉजिटिव पॉइंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि फ्रेगमेंटेशन कैसे पता करेंगे, यू हैव टू चेक विद दिस डीएमपी। मैंने बता दिया। स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए डीबीआईडी पास करना पड़ता है। फ्रेगमेंटेशन अगर 30% से अधिक है देन यू हैव टू गो फॉर दी रिबिल्ड। लेस देन है तो रिऑर्गेनाइज। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो मैं कवर कर दूं कि रिबिल्ड जो होता है, जो ऑफलाइन ऑपरेशन है, रिबिल्ड के केस चलो। में अपडेट स्टैटिस्टिक करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक अपडेट करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स नॉट रिक्वायर्ड अपडेट स्टैटिस्टिक। किसमें? रिबिल्ड में। बट यहां पे आपको करना पड़ता है। आपको लगा 5-6 इंटरव्यू क्वेश्चन आपका कवर हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ रिक्वायर्ड है और यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है बेसिकली। कि जब रिबिल्ड करता है तो स्टैटिस्टिक भी अपडेट कर लेता है, समझे? और रिऑर्गेनाइज करता है तो अपडेट स्टैटिस्टिक अपडेट नहीं करता है। स्टैटिस्टिक के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं जिसे पता लग जाए। अगर सपोज कीजिए कि मुझे दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है। मुझे पता है कि रोड डैमेज है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हो सकता है कि डाइवर्सन है, वो नहीं चल रहा, आपको किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। तो मैं प्लान जो 5 घंटे का कर रहा हूँ वो प्लान करूंगा कि 7 घंटे में पहुंचूंगा। लेकिन मैं जब लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ा और उसके बाद पता लगा कि नहीं डाइवर्सन है, तो फिर आप बैक आउट होंगे और फिर 7 के जगह आप 10 घंटा में पहुंचेंगे लखनऊ। तो जो ए स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको है, जो इंफॉर्मेशन आपको पहले पता लग गया, वो स्टैटिस्टिक है। आपके पास स्टैटिस्टिक अपडेटेड है तो आप पहले ही से आपने प्लान किया कि नहीं मैं दिल्ली से ही प्लान करूंगा, दूसरे रास्ते को चूज करूंगा, न कि मैं चूज करूंगा वहां जाने के बाद पता लगेगा उसके बाद मूव करूंगा। तो ये आपका स्टैटिस्टिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? सर हाँ सर बताइए। थोड़ा सर थोड़ा फ्रेगमेंटेशन पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए एक बार। देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए एक टेबल है। सपोज कीजिए कि मैं इंप्लाई का टेबल है। इंप्लाई क्या होता है कि जैसे ज्वाइन करता है उसकी नया एंट्री बनती है। रिजाइन करता है उसकी डेट ऑफ लाइक टर्मिनेशन डेट, या हो सकता है कि डेट एंड ऑफ द डेट उसका चेंज होता है। हो सकता है कि कोई एम्प्लाई डेजिनेशन चेंज होता है, सैलरी चेंज होता है, उसमें अंदर मॉडिफाई होते रहता है। हो सकता है रिपोर्टिंग मैनेजर चेंज होता है, चेंज होते रहता है, रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन होता है। तो जब भी रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन होता है तो आपका डाटा जो होता है इनिशियल तो सेटअप में स्टोर हो गया एक डेटाबेस में मान लेते हैं। लेकिन कल के डेटाबेस में आपने लिखा फायर कैर 1000 एड्रेस के जगह पे। कल के डेट में आपने शुरू में मैंने लिख दिया A59 न्यू दिल्ली 72। कल के डेट में आया मैंने कहा कि ये तो एड्रेस मेरा करेक्ट है ही नहीं, आई हैव टू अपडेट माई एड्रेस। तो जो डेटा पेज में डेटा रखा तो उसने पूरे डेटा एक पेज में रख लिया। लेकिन जब आपने पूरे एड्रेस को डालने की कोशिश किया, सपोज कीजिए मैंने कहा कि 5 लाइनर एड्रेस मुझे डालना है, तो उस डाटा पेज में तो स्टेट क्या हुआ, स्पेस ही नहीं है। तो वो क्या किया, एक नया डेटा पेज क्रिएट किया और उसमें वो डेटा डाल दिया और केवल लिंकेज एक रेफरेंस डाल दिया कि ये वाला एड्रेस मुझे यहां से इस डाटा पेज से पढ़ना है। तो डेटा आपका क्या हुआ, डेटा आपका अलग जगह पे। कोई बंदा आया कहा कि नहीं ये डेटा डिलीट कर देते हैं, बेसिकली डेटा मैंने अपडेट कर दिया, किसी ने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड। तो जिस डाटा पेज से वो डाटा डिलीट हुआ तो वहां खाली हो गया स्पेस। हो सकता है कि वहां पे
ऐसा भी हो गया कि एड्रेस अपडेट हुआ तो नया डेटा पेज बन गया। यस, एक डाटा पेज में 100 रिकॉर्ड है, मैंने डिलीट कर दिया 99 रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड एक डाटाबेस में बच गया। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रिकॉर्ड नहीं, 20% डेटा आपने डिलीट कर दिया, 20% डेटा अपडेट किया, किसी और डेटा पेज में चला गया। तो डेटा क्या हुआ, फ्रेगमेंट हो गया। शुरू में डाटा लोड किए तो पूरे सीक्वेंस को फॉलो किया, इंडेक्स को फॉलो किया, उस हिसाब से डेटा स्टोर हुआ। लेकिन जब इन बिटवीन ट्रांजेक्शन हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, इंसर्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसे क्या हुआ, डेटा स्केटर्ड हो गया, फैला हो गया, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बढ़ गया डेटा का। फिर से रीअरेंजमेंट करने के लिए हमने क्या किया, रिबिल्ड किया या रीऑर्गेनाइज किया। कुछ समझ में आया आपको, क्लियर है? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ओके। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के लिए हम बात कर रहे थे। चलिए, यहां पे मैंने कह दिया था कि स्टैटिस्टिक आपको अपडेट कब करना है, जब रीऑर्गेनाइज चलाएंगे। कि वो रीऑर्गेनाइज जब चलाते हैं तो उसकी स्टैटिस्टिक अपडेट नहीं होती, मैन्युअली आपको अपडेट करना पड़े, तो इस कमांड से आप चलाएंगे। दूसरा बात करते हैं कि जब आपने डेटा रिफ्रेश किया प्रोडक्शन से डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट से प्रोडक्शन, या किसी सर्वर से किसी सर्वर पे, तो वहां का स्टैटिस्टिक उसके पास होगा। अब यहां का तो स्टैटिस्टिक है नहीं, तो हम जितने भी प्रोसीजर वहां पे पड़े हुए हैं उसको रिकंपाइल करना पड़ता है। रिकंपाइल इसलिए करना पड़ता है कि जब भी अब नया सर्वर पे चले तो प्लान नया क्रिएट करे। अब हो सकता है कि पुराने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन लो हो, पुराने सर्वर का डिस्क हो सकता है कि एसएसडी नहीं हो, प्रीमियम नहीं हो सकता है नॉर्मल सा डिस्क हो। तो अब मैंने क्या किया, मार्क किया। ये कमांड अगर आप चलाएंगे तो आपको नोटिस करेंगे फाइनली क्या हो रहा है। मैं सपोज कीजिए कोई प्रोसीजर यहां से लेता हूं और उसको चलाता हूं, तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनली क्या, ये काम क्या कर रहा है। बेसिकली ये प्रोसीजर को उठाया मैंने और यहाँ पे डाल देता हूं, ठीक है। और इसको रिकंपाइल करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी प्रोसीजर है मुझे रिकंपाइल मार्क करो। मैं इसको डिलीट किया, ये ब्रैकेट डिलीट किया, एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका डेटाबेस आपका एडवेंचर वर्क है, ओ सॉरी कहाँ पे आ गया, ओके नीचे चलता हूँ, ये वाला हो गया। तो इसको रिकंपाइल करता हूं तो क्या एरर मैसेज आ रहा, आप देखिए ये क्या लिख रहा, ऑब्जेक्ट दिस वाज सक्सेसफुली मार्क फॉर द रिकंपाइलेशन। मतलब अगली बार जब ये प्रोसीजर आप कॉल करेंगे तो आपका नया प्लान बनेगा, पुराने प्लान पिकअप करके वो नहीं चलेगा। ओके। तो after migration, you have to recompile all the procedure available into your target database. तो आपको सारे प्रोसीजर को रिकंपाइल करना मस्ट है कि आपके नया इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नया आपके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, नया हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आपका प्लान नया बनेगा। हो सकता है कि बेस्ट प्लान बनेगा, नया हो सकता है सीक्वल इंस्टेंस है तो उसके हिसाब से प्लान बनेगा। ओके। अगला बात करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन सर्विसेज। अब जो मैंने यहाँ किया था स्टॉप किया सर्विसेज, वो क्या करूंगा, अब स्टार्ट करवाऊंगा और चेक करूंगा कि यहाँ पे जैसे स्टॉप एप्लीकेशन सर्विसेज, मैंने कहा लास्ट में कि ये काम करो, अब सर्विस को तुम अप करो। स्टार्ट एप्लीकेशन सर्विस, चेक एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी, क्योंकि जब डेटाबेस आ गया तो फंक्शनैलिटी में चेक करवाऊंगा। और विंडो का इवेंट लॉग चेक करवाऊंगा, क्या कोई इशू आ रहा है क्या एप्लीकेशन सर्वर से। दूसरा, एप्लीकेशन का लॉग तो चेक करवाना ही करवाना है, सीक्वल का भी लॉग आप चेक करेंगे बेसिकली। तो मैंने ये आपको कमांड बताया था कि एरर को फाइंड आउट करने के लिए मैं विजार्ड से आज बताता हूं कि कैसे आप एरर का चेक कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये टारगेट सर्वर है, इसको चेक करने के लिए आपको मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। मैं आपको एक सेम स्टेट मैनेजमेंट में जाएंगे। यहां मैनेजमेंट में जाने के बाद सीक्वल सर्वर लॉग है, इस लॉग में देखिए लेटेस्ट लॉग, करंट लॉग ये वाला है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि अभी लॉग में क्या क्या एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं, जो मैंने कमांड से फिल्टर किया था। आप डायरेक्ट यहाँ कंटेंट्स आप एरर करके आप सर्च भी कर सकते हैं, अप्लाई फिल्टर। तो जो जिसमें एरर लिखा होगा ये सारे लिस्ट आउट हो गए। तो आप उसको देखना है क्या वो जेन्युइन एरर है क्या, या आप क्या कर सकते हैं, ये वाला कमांड जो मैंने आपको शेयर किया है इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे बेसिकली। तो मैं ये वाला कमांड करें विजार्ड से या ये कमांड को रन करें, बेसिकली ये दोनों सेम प्रैक्टिस है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है कंफर्टेबल है उसमें आप
यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपका लिस्टिंग आ जाएगा, प्रोसीजर इनवैलिड पैरामीटर बेसिकली 01 एरर। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, एसपी अंडरस्कोर एरर रीड लॉग। ओके, एसपी, ओके, ये बेसिकली एक्सपी रखा हुआ है, एक्स यहाँ पे एसपी होना चाहिए बेसिकली। ओके, ओके, इसको चलाइए, यू विल गेट अ एरर। तो जो आपने वहां पे चलाया था एरर वाला, फिल्टर किया था, सेम कमांड ये करेगा। ओके, अपडेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, नहीं तो फिर आप लोगों को मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा कि उस समय का कि मोबाइल पे नहीं था। ओके, तो ये आपका हो गया एरर चेक करने के लिए। जो जो एरर प्रोड्यूस होगा उस समय, क्योंकि ये तो फ्रेश सर्वर होगा, ये तो पुराना सर्वर है, तो वहां पे आपको फ्रेश एरर आप लिस्ट आउट करेंगे। ओके, तो आप एरर कोई होगा तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन टीम कंफर्म कर दिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या हुआ कि जो आपका पुराना सर्वर जो चल रहा था उसको हम क्या करेंगे, उसको रीड ओनली में चेंज कर देंगे वंस एप्लीकेशन सर टीम जैसे कंफर्म। इंटरव्यू में सर हाँ हाँ, अगर इंटरव्यू में जैसे हमें कोई स्क्रिप्ट दिखा के बोले कि स्क्रिप्ट किस काम आती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हाँ हाँ, जैसे यही है कि क्या नाम है, एग्जीक्यूट एसपी रीडर एरर लॉग। हाँ हाँ। तो जैसे अभी हम तो एकदम नए हैं, तो हमें तो एकदम स्ट्राइक नहीं 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 नहीं, करेगा आप कि नए रीडर नहीं है, लॉग। आप नए नहीं है अब, ताकि आपको ये पता लग गया बेसिकली। और जो भी वर्ड सीक्वल में या कोई भी प्रोग्रामिंग में लिखा तो एकदम मीनिंगफुल नेम है। जैसे एसपी तो स्टोर प्रोसीजर आपको पता है, रीड मतलब हम्म। पढ़ना है, एरर मतलब एरर, और लॉग एरर की लॉग को पढ़ना है। जैसे मैंने फिल्टर किया एरर, तो केवल एरर वाले जो भी मैसेज होंगे उसको रीड करके फिल्टर करके लाएगा बेसिकली। अब आपको ये नहीं समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक यू हैव अ 5 or 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ डीबीए। आपको ये समझना है। समझे। आप ये मत समझिए आपको नहीं आता। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो गया कि टीम कह दिया, एप्लीकेशन टीम की मेरा अब एप्लीकेशन ठीक चल रहा है नया वाला, तो मैं जो सर्वर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है सोर्स पे पुराने वाला, उसको मैं रीड ओनली मार्क करूंगा, या उसको डिलीट भी कर सकते हैं, सर्विस बंद भी कर सकते हैं। ये एक्शन मैनेजमेंट लेगा कि आपको क्या करना सर्वर, या हो सकता है सर्वर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बीइंग के लिए एज अ डीबीए आपको रनिंग होना चाहिए, आपको रीड ओनली में डाल देना है कि कल के डेट में क्या पता इशू आ गया 2 दिन के बाद, तो कम से कम एक सर्वर होगा जो आप मेक अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि ये वाला स्टेप है डिसीजन मैनेजमेंट पे है। क्या पता उसको दूसरा सर्वर बनाना चाहते हो, डेवलपर सर्वर, तो इसको आप डेवलपमेंट सर्वर भी बना सकते हैं। तो वो देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर कोई इशू आता है तो रोल बैक प्लान बेसिकली आपको कैसे करना है। रोल बैक प्लान के लिए आप दूसरा सर्वर ऑन है उसको ऑन कर देंगे, वो सर्वर को फिक्स करेंगे जो इशू आया हमने। जैसे शुरू में मैंने बंद किया था ना रीड ओनली मोड में, ये सर्वर जो रीड ओनली मोड में डाला था माइग्रेशन के पहले, यही स्टेप, तो इसको फिर से राइट ओनली मोड में डाल देंगे और बोल देंगे कि अभी तब तक यूज करो, जो इशू आया हम फिक्स करेंगे बेसिकली। रोल बैक का मतलब कि फिर से पुराने स्टेट में हम जा रहे हैं। ओके, तो ये काम करते हैं अगले हम क्लास में। मेरा टारगेट ये होगा कि आप लोगों से माइग्रेशन और इन बिटवीन जो मैंने इंडेक्स से रिलेटेड जो भी पूछा है इसको कवर करेंगे कि आपको कम से कम 30% तक इंटरव्यू लेवल क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी कोई क्वेरी है आप लोगों का, ये बताएंगे। हेलो, कोई क्वेरी है? आवाज आ रही है मेरा? यस सर। तो कोई क्वेरी है अभी माइग्रेशन में? नो सर, नो सर। अभी करेंगे तो फिर सर पता एक बार चलेगा। देख लीजिए, सारे स्टेप को एक गो थ्रू कर लेंगे। इस वीक पूरा टाइम है आपके पास, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक्स।